हाँ, हर मिनट मतलब भारत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बैंक अकाउंट से हजारों रुपए हवा में गायब हो जाते हैं। और अब तक होता क्या था कि जब भी कोई इंसान इस तरह की डिजिटल डकैती का शिकार होता था ना, हाँ, वो सीधा बैंक के पास दौड़ता था। बिल्कुल। और बैंक के पास जाने पर उसे घुमा फिराकर अक्सर एक ही जवाब मिलता था कि फोन आपका था, ओटीपी भी आपके फोन पर आया है, तो भाई जल्दी भी आपकी होगी। राइट। मतलब वो सारा का सारा जो दोष है वो ग्राहक पर ही डाल देते थे। एग्जैक्टली। अब आप सोचिए, एक तरफ तो किसी की जीवन भर की गाड़ी कमाई लूटने का इतना गहरा सदमा, और ऊपर से अपनी ही बेगुनाही साबित करने का भारी बोझ, वो भी उसी पीड़ित के कंधों पर। ये तो किसी को भी सिस्टम से निराश कर दे। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर और जमीनी समस्या रही है। डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़े हैं। लेकिन जब सिस्टम में कोई सेंध लगती है ना, और जिम्मेदारी तय करने की बारी आती है, तो सारा का सारा दबाव अक्सर उसी अंतिम कड़ी पर आ जाता है जिसका असल में पैसा गया है। सही बात है। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारे सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की एक नई और बेहद जरूरी न्यूज रिपोर्ट है। हाँ, और ये रिपोर्ट बहुत कुछ बदलने वाली है। बिल्कुल। ये रिपोर्ट डिजिटल फ्रॉड और बैंक अकाउंट होल्डर्स की सुरक्षा के नए नियमों का एक पूरा खाका पेश करती है। आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है ना, वो इस नए बदलाव को गहराई से समझना है कि कैसे अब तक जो गलती हमेशा डिफॉल्ट रूप से ग्राहक की ही मानी जाती थी, मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, उसे अब बैंक के मजबूत कंधों पर शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके पीछे का जो क्यों है ना, उसे समझना बहुत दिलचस्प है। अच्छा। अगर हम इसे एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये कोई सामान्य बैंकिंग नियम नहीं है। तो फिर क्या है ये असल में डिजिटल इकोसिस्टम में जो लोगों का विश्वास गिर रहा है ना, उसे बचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। देखिए, अगर आम जनता हर वक्त इसी खौफ में जिएगी कि उनका पैसा किसी भी पल गायब हो सकता है, हाँ, और नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ेगा, राइट, तो फिर कोई भी डिजिटल लेन देन करने से बचेगा ना। डिजिटल इकोनॉमी की तो पूरी इमारत ही भरोसे पर टिकी होती है। आरबीआई ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। मतलब जब तक उपभोक्ता खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक डिजिटल इंडिया का अगला चरण सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इस नई रिपोर्ट के सबसे मुख्य बिंदु से शुरू करते हैं। नियमों के इस बड़े बदलाव का असल मतलब क्या है? तो रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि अगर अकाउंट से पैसे डिजिटल फ्रॉड के जरिए चोरी होते हैं, तो ग्राहक को कंपनसेशन देने की, यानी नुकसान की भरपाई करने की पूरी जिम्मेदारी अब बैंक की होगी। आसान शब्दों में कहें तो अब बैंक ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ना एक तकनीकी और कानूनी पेंच भी मौजूद है। अच्छा, वो क्या है? जिसे कस्टमर फॉल्ट क्लॉज का नाम दिया गया है। ओके। देखिए, जिम्मेदारी बैंक की ही है, लेकिन बैंक इस जिम्मेदारी से सिर्फ एक ही स्थिति में बच सकता है, और वो स्थिति ये है कि बैंक अपनी पूरी विस्तृत जांच के बाद पुख्ता डिजिटल सबूतों के साथ ये साबित करे कि भाई धोखाधड़ी ग्राहक की किसी स्पष्ट लापरवाही के कारण हुई है। लापरवाही से या मतलब क्या है? अब मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति फोन करके ओटीपी मांगता है। हाँ, और कोई इंसान घबराहट में वो ओटीपी शेयर कर देता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। या फिर इंटरनेट से कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड कर लेता है। इसे अगर मैं एक एनालॉजी या उदाहरण से समझाऊं ना, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा उदाहरण है। अगर बिल्डिंग में चोरी होती है तो जिम्मेदारी पूरी तरह से गार्ड की है। शर्त सिर्फ इतनी है कि घर वाले ने खुद अपना दरवाजा खुला ना छोड़ दिया हो। एग्जैक्टली। बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम बाहर से होने वाले हमलों को या सर्वर हैकिंग को तो रोक सकता है, लेकिन अगर घर के मालिक ने खुद ही अपनी तिजोरी की चाबी खिड़की से बाहर फेंक दी हो, तो बैंक का फायरवॉल भी बेबस हो जाता है। ओटीपी शेयर करना असल में वही दरवाजा खुला छोड़ना है। हाँ, ये बात तो है। पर एक बात बताइए, बैंक ये साबित कैसे करेगा कि दरवाजा ग्राहक ने खुला छोड़ा था? ये बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। इसके लिए बैंक अपने बैकएंड सिस्टम्स और डिजिटल फोरेंसिक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? बैंक की जो सर्वर्स होते हैं ना, वो ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा था तब फोन में कोई स्क्रीन ओवरले ऐप या रिमोट एक्सेस ऐप चालू था या नहीं। ओहो, मतलब वो जो स्क्रीन शेयरिंग वाले ऐप्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा आईपी एड्रेस और डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग के जरिए ये पता लगाया जाता है कि ट्रांजैक्शन ग्राहक के अपने फोन से ही हुआ है या किसी दूसरी जगह के किसी अन्य डिवाइस से। कमाल है। तो जब तक बैंक इन डिजिटल सबूतों के आधार पर यह साबित नहीं करता कि ग्राहक ने ऐसी कोई बड़ी चूक की है, तब तक नुकसान की भरपाई का सीधा जिम्मा बैंक पर ही रहेगा। मतलब लड़ाई का रुख अब पूरी तरह से पलट गया है। वाह,
ये तो हुई जिम्मेदारी तय करने की बात। लेकिन जब वास्तव में किसी के फोन पर वो डरावना मैसेज आता है ना कि अकाउंट से पैसे कट गए हैं, ओहो, वो तो बहुत ही पैनिक वाली स्थिति होती है। बिल्कुल, तब इंसान को नियमों की नहीं बल्कि तुरंत समाधान की जरूरत होती है। तो रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही गई है, तुरंत राहत की। अगर फ्रॉड की रकम 50,000 रुपए से कम है तो बैंक को तुरंत ग्राहक के अकाउंट में 25,000 रुपए क्रेडिट करने होंगे। बाकी की जो जांच है वो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन ये एक शुरुआती मरहम की तरह है। सही कहा। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि आरबीआई ने ये 50,000 और 25,000 का ही आंकड़ा क्यों चुना? क्या ये 25,000 रुपए की तुरंत राहत एक तरह का फाइनेंशियल फर्स्ट एड है, ताकि जब तक जांच चले तब तक कम से कम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ना रुके? देखिए, फाइनेंशियल फर्स्ट एड कहना इसे बिल्कुल सही तरह से परिभाषित करता है। अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो जब अचानक अकाउंट खाली होता है तो वो एक बहुत बड़ा मानसिक झटका होता है। हाँ, इंसान सुन पड़ जाता है। बिल्कुल। और घबराहट में लोग कई बार और ज्यादा गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे फ्रॉड करने वाले के ही किसी दूसरे झांसे में आ जाना कि पैसे वापस चाहिए तो ये लिंक क्लिक करो। अरे हाँ, ये डबल स्कैम तो बहुत आम है। राइट। तो 25,000 रुपए तुरंत अकाउंट में वापस आने से वो शुरुआती पैनिक कम होता है और एक संदेश जाता है कि भाई व्यवस्था पीड़ित के साथ खड़ी है। और वो 50,000 वाली लिमिट का क्या लॉजिक है? जहाँ तक 50,000 की लिमिट का सवाल है, तो भारत में जो आमतौर पर रिटेल डिजिटल फ्रॉड होते हैं ना, जैसे केवाईसी के नाम पर ठगी हो गई या छोटे यूपीआई स्कैम हो गए, हाँ, जो रोज सुनने में आते हैं, हाँ, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी 50,000 वाले ब्रैकेट के अंदर आता है। तो ये आंकड़ा हवा में से नहीं निकाला गया है, ये बाकायदा बैंकिंग डेटा के आधार पर तय किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुरुआती राहत दी जा सके। समझ गए। और इसी राहत के संदर्भ में ना क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामलों को भी काफी स्पष्ट किया गया है। हाँ, क्रेडिट कार्ड के नियम थोड़े अलग हैं। रिपोर्ट बताती है कि अगर क्रेडिट कार्ड पर कोई अनअधिकृत ट्रांजैक्शन होता है या कार्ड का डेटा चोरी होकर कहीं इस्तेमाल होता है तो ग्राहक को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर बैंक और कार्ड नेटवर्क कंपनियां जैसे वीजा या मास्टर कार्ड हो गए, वो इसके आंतरिक खर्च और नुकसान को आपस में खुद ही सेटल करेंगी। ग्राहक को उस लंबी कागजी कार्रवाई और जांच के झमेले से पूरी तरह दूर रखा जाएगा। असल में क्रेडिट कार्ड का जो इकोसिस्टम है ना, वो वैसे भी डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वो कैसे है? क्रेडिट कार्ड के मामलों में चार्ज बैक का एक पूरा मैकेनिज्म होता है। जब कोई फ्रॉड होता है तो कार्ड कंपनीज उस मर्चेंट या पेमेंट गेटवे से जवाब मांगती हैं जहां वो पैसा खर्च किया गया था। अच्छा, मतलब जहां स्वाइप हुआ या जहां ऑनलाइन पेमेंट हुई। एग्जैक्टली। अगर उस मर्चेंट की सुरक्षा प्रणाली कमजोर पाई जाती है तो नुकसान की भरपाई उसी को करनी पड़ती है। अब इस पूरे बैकग्राउंड प्रोसेस में कई बार महीनों लग जाते हैं। इतना लंबा समय? तो नए नियमों का सार यही है कि इन संस्थाओं की आपसी लड़ाई या जांच की वजह से जो आम ग्राहक है ना, उसकी क्रेडिट लिमिट ब्लॉक ना रहे और ना ही उसे बिना बात के कोई पेनाल्टी भरनी पड़े। ये तो बहुत ही बढ़िया कदम है। लेकिन ये 25,000 की तुरंत राहत या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट उस इंसान के लिए तो बहुत कारगर है जो अपने फोन पर आने वाले हर SMS और ईमेल अलर्ट को तुरंत ट्रैक करता है। हाँ, जो थोड़ा टेक सेवी है। बिल्कुल। लेकिन अब मैं इस चर्चा का रुख समाज के उस वर्ग की तरफ मुड़ना चाहता हूं जो डिजिटल फ्रॉड का सबसे आसान और सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार तो बुजुर्गों को हफ्तों तक पता ही नहीं चलता कि उनके अकाउंट में कोई सेंध लग चुकी है। रिपोर्ट में 70 साल से अधिक उम्र के ग्राहकों के लिए कुछ बहुत ही विशेष सुरक्षा उपायों का जिक्र है। देखिए, तकनीक जितनी तेज गति से आगे बढ़ रही है ना, बुजुर्गों के लिए उसके साथ तालमेल बिठाना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जो जालसाज होते हैं वो अक्सर इसी जनरेशन गैप और तकनीकी अपरिपक्वता का फायदा उठाते हैं। इसीलिए आरबीआई ने 70 साल से ऊपर के ग्राहकों के लिए एक नई ऑथराइज्ड वेरीफायर्स की सुविधा का प्रस्ताव रखा है। ऑथराइज्ड वेरीफायर्स, अगर हम इस प्रक्रिया की गहराई में जाएं तो ये काम कैसे करेगी? क्या ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बैंक लॉकर को खोलने के लिए 2 अलग-अलग चाबियों की जरूरत होती है? हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। मैं समझाती हूँ। इस नियम के तहत 70 साल से अधिक उम्र का कोई भी बैंक खाता धारक अपने किसी बेहद करीबी, भरोसेमंद व्यक्ति या परिवार के सदस्य को बैंक में नामित कर सकता है। मतलब एक नॉमिनी टाइप बना सकता है। राइट। तो जब भी उस अकाउंट से 50,000 रुपए से ऊपर का कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा ना, तो उसे अंतिम रूप से पास होने से पहले उस नॉमिनेटेड व्यक्ति के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। ओहो, यानी जब तक वो दूसरा व्यक्ति उसे ऑथराइज नहीं करेगा, पैसा अकाउंट से कटेगा ही नहीं। बिल्कुल।
ये एक बहुत ही मजबूत डिजिटल सेफ्टी नेट है जो बुजुर्गों को किसी जालसाज के झांसे में आकर तुरंत बड़ी रकम ट्रांसफर करने से रोकेगा। ये तो हुई सुरक्षा की बात, लेकिन बुजुर्गों के लिए एक और नियम में बदलाव किया गया है जो मुझे लगता है इस बात का सबूत है कि आरबीआई अब सिर्फ कठोर सुरक्षा पर नहीं बल्कि यूजर एक्सपीरियंस पर भी ध्यान दे रहा है। हाँ, आप उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले नियम की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल कार्ड यूसेज के लिए जो ऐप में ऑन ऑफ सिस्टम होता है ना, 70 साल से ऊपर के ग्राहकों को उस तकनीकी झंझट से छुटकारा दिया जाएगा। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को मैनुअल तरीके से ऐप में जाकर ऑन या ऑफ करने का नियम लाया तो सुरक्षा के लिए ही गया था। हाँ, ताकि कार्ड क्लोन हो तो विदेश में पैसा ना निकले। राइट। पर वही सुरक्षा का नियम बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा तकनीकी सिरदर्द बन गया था। देखिए, तकनीक का अंतिम लक्ष्य तो मानवीय जीवन को सुगम बनाना ही है ना। बिल्कुल। अगर सुरक्षा के नाम पर हम बैंकिंग ऐप को इतना जटिल बना दें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति विदेश यात्रा के दौरान अपनी दवाइयों का बिल न चुका पाए, हाँ। या अपने बच्चों को किसी आपात स्थिति में पैसे न भेज पाए, हाँ। क्योंकि उसे ऐप की सेटिंग्स में जाकर वो इंटरनेशनल यूसेज ऑन करना ही नहीं आता, तो वो सिस्टम तो विफल है। एकदम सही बात है। आरबीआई ने इस दर्द को समझा है। ये फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय सुविधा, इन दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। तो बैंक और आरबीआई ने तो अपनी तरफ से नियम बनाकर साबित करने का बोझ अपने ऊपर ले लिया, तुरंत राहत का रास्ता निकाल दिया और बुजुर्गों के लिए वेरिफिकेशन की परतें भी जोड़ दी। हाँ, उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन एक आम ग्राहक इस सुरक्षा कवच के अंदर बने रहने के लिए व्यवहारिक रूप से क्या कर सकता है? बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि नियमों का फायदा तो तभी मिलता है ना जब ग्राहक अपनी तरफ से तय की गई शर्तों को पूरा करे। रिपोर्ट में कुछ बहुत ही सख्त टाइमलाइंस का जिक्र किया गया है। हाँ। सबसे अहम नियम यह है कि किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में ग्राहक को 5 वर्किंग डेज यानी कामकाज के 5 दिनों के अंदर बैंक को आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करानी ही होगी। और दूसरी तरफ बैंकों के लिए भी एक डेडलाइन तय की गई है। बैंक को शिकायत दर्ज होने के बाद 30 दिन के अंदर इस पूरे मसले की फॉरेंसिक जांच करके उसे अंतिम रूप से सुलझाना होगा। और ये नियम लागू कब से हो रहे हैं? जानकारी के लिए बता दें कि बैंकिंग जगत में इन बड़े बदलावों के 1 जुलाई से पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। अच्छा, 1 जुलाई से। पर यहाँ पर ना इस 5 दिन वाले नियम पर थोड़ा सवाल उठाना लाजमी है। क्या सवाल? देखिए, बैंक के पास जांच करने के लिए पूरे 30 दिन का समय है, लेकिन एक आम ग्राहक के लिए सिर्फ 5 दिन की इतनी सख्त डेडलाइन क्यों? एक आम इंसान के नजरिए से सोचें, क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति डिजिटल दुनिया से कटकर किसी दूर दराज के इलाके में छुट्टियों पर गया है, हाँ, हो सकता है नेटवर्क ना हो, या मान लीजिए किसी गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में है और अपने फोन के अलर्ट्स पर ध्यान ही नहीं दे पाया और उसे 7वें दिन इस फ्रॉड का पता चलता है, तो क्या बैंक ये कहकर पूरी लायबिलिटी लेने से इनकार कर देगा कि भाई शिकायत की समय सीमा तो निकल चुकी है? मैं समझ सकती हूँ। पहली नजर में ये नियम थोड़ा एक तरफा और कठोर लग सकता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन अगर हम डिजिटल फ्रॉड की असली कार्यप्रणाली यानी जालसाजों के मोडस ऑपरेंडी को समझे ना, तो असल में 5 दिन का समय भी बहुत लंबा होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, डिजिटल दुनिया में पैसा भौतिक रूप से नहीं बल्कि डेटा के रूप में सफर करता है। जब किसी अकाउंट से पैसा चोरी होता है तो वो सीधा फ्रॉड करने वाले के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता। तो फिर कहाँ जाता है? इसका मतलब जालसाज पकड़े जाने से बचने के लिए पैसों को कई रास्तों से घुमाते हैं। बिल्कुल। चुराया गया पैसा सबसे पहले किसी मनी म्यूल यानी किराए पर लिए गए या फर्जी तरीके से खोले गए डमी अकाउंट में जाता है। ओके। वहां से उस रकम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर 10 अलग अलग खातों में भेजा जाता है। और फिर चंद घंटों के भीतर ही उस पैसे से किसी एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी खरीद ली जाती है या उसे इंटरनेशनल गेमिंग चिप्स में बदल दिया जाता है। बाप रे, इतनी जल्दी? हाँ, जैसे ही पैसा क्रिप्टो या विदेशी सर्वर पर पहुंचता है ना, वो भारतीय कानूनी दायरे और बैंकिंग सिस्टम की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाता है। ओहो, यानी वो 5 दिन की विंडो इसलिए है क्योंकि उसके बाद पैसों के निशानों का पीछा करना तकनीकी रूप से असंभव हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होती है, बैंक के पास उस पैसे को सिस्टम के अंदर ही किसी दूसरे बैंक के सर्वर पर फ्रीज या ब्लॉक करने का उतना ही ज्यादा मौका होता है। अब समझ में आया। 5 दिन दरअसल उन चोरी हुए डिजिटल फंड्स की हाफ लाइफ है। अगर शिकायत देर से आएगी तो बैंक के पास जांच करने के लिए कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं बचेगा। राइट। और 30 दिन का समय बैंकों को इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें कई अन्य बैंकों, पेमेंट एग्रीगेटर्स
और कभी-कभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर एक जटिल फॉरेंसिक ट्रेल स्थापित करनी होती है। ये तंत्र कैसे काम करता है, ये समझने के बाद अब वो 5 दिन की समय सीमा मनमानी नहीं लगती, बल्कि एक तकनीकी मजबूरी लगती है। बिल्कुल। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ बुनियादी बचाव की सलाह भी दी गई है। भले ही अब लायबिलिटी बैंक की है, लेकिन उस कस्टमर फॉल्ट क्लॉज से बचने के लिए सतर्कता तो अनिवार्य है। हाँ, अपना बचाव तो करना ही होगा। जैसे अपना वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करना। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो बताया गया है वो है अनवेरिफाइड ऐप्स। मैसेज या ईमेल में आए किसी भी लिंक से सीधे कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगी। ये जो अनवेरिफाइड ऐप्स होते हैं ना, ये अक्सर स्क्रीन ओवरले तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पहले बात की थी। हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा ऐप इंस्टॉल करता है तो वो ऐप बैकग्राउंड में छुपकर फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करने लगता है और इनकमिंग एसएमएस को पढ़ने की परमिशन ले लेता है। खतरनाक है ये तो। बहुत खतरनाक है। फिर जब बैंक ओटीपी भेजता है तो ग्राहक को पता चलने से पहले ही वो ऐप उस ओटीपी को हैकर के सर्वर पर फॉरवर्ड कर देता है। बाप रे। इसलिए ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से कोई भी संदिग्ध लिंक क्लिक करना सीधा अपने बैंक अकाउंट की चाबी हैकर को सौंपने जैसा है। इन तमाम तकनीकी बारीकियों को समझने के बाद आज की इस गहरी चर्चा का एक स्पष्ट निचोड़ सामने आता है। डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा और मैं कहूंगा सकारात्मक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। 1 जुलाई से बर्डन ऑफ प्रूफ ग्राहक के कमजोर कंधों से हटकर बैंकिंग सिस्टम के मजबूत ढांचे पर जाने वाला है। छोटे फ्रॉड में 25,000 की तुरंत राहत, क्रेडिट कार्ड के मामलों में बिना परेशानी के सेटलमेंट, अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए वेरिफिकेशन की एक अतिरिक्त और आसान प्रणाली। ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि व्यवस्था अब अपनी तकनीकी खामियों का ठीकरा एक आम इंसान के सिर पर नहीं फोड़ सकती। सही बात है। अगर बुनियादी सतर्कता बढ़ती जाए तो डिजिटल इकोनॉमी में आम आदमी का पैसा अब पहले से कई ज्यादा सुरक्षित है। और मैं ये भी कहूंगी कि इस बदलाव का एक और सकारात्मक पहलू ये होगा कि अब बैंक अपनी साइबर सुरक्षा प्रणाली को अभेद बनाने के लिए और भी ज्यादा निवेश करेंगे। हाँ, क्योंकि अब उनका खुद का पैसा दांव पर है। एग्जैक्टली। जब आर्थिक नुकसान सीधा उनकी अपनी बैलेंस शीट पर असर डालेगा ना, तो कोई भी बैंक सिक्योरिटी को हल्के में नहीं ले सकेगा। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार और एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है जो इस पूरे परिदृश्य के भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। आज हमने ये विस्तार से समझा कि डिजिटल फ्रॉड का आर्थिक झटका अब बैंकों को झेलना पड़ेगा। अब देखिए, बैंक कोई खैराती संस्थाएं तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। वे भी मुनाफे के लिए काम करने वाले बिजनेस हैं। तो क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बैंक अपने संभावित आर्थिक नुकसान को बचाने के लिए अपने बैंकिंग ऐप्स को इतना सख्त, इतना जटिल और इतनी सारी पाबंदियों से भरा हुआ बना दें ओहो, कि एक आम आदमी के लिए नुक्कड़ पर एक चाय के कप का डिजिटल पेमेंट करना भी एक सिरदर्द बन जाए? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ऐसा वक्त आ सकता है जब हर छोटे लेन देन के लिए 4 अलग-अलग पासवर्ड, 2 ओटीपी और चेहरे की पहचान अनिवार्य कर दी जाए? सुरक्षा के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम खुद ही इस्तेमाल के लायक ना बचे। मतलब सुविधा ही खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। सुरक्षा और सुविधा के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है ना, जब तराजू का पलड़ा बैंकों की जिम्मेदारी की तरफ भारी होगा तो वे अपना बचाव कैसे करेंगे, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन नए नियमों की बारीकियों को समझिए, अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहिए और इन बदलावों के पीछे की पूरी कहानी पर अपनी नजर बनाए रखिए।